लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं के लोन के ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ब्याज उपभोक्ताओं की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है और संकट के समय में बैंकों को ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चार्ज करना चाहिए। बुधवार को रिजर्व बैंक ने हलफनामा दायर करके कहा था कि ब्याज की माफी नहीं हो सकती है, इससे बैंकों की सेहत पर असर पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से 12 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। पहले चलते हैं असीम के पास। असीम, बताइए कोर्ट के लिहाज से, कोर्ट के नजरिए से पूरा मामला कैसा दिख रहा है? देखिए, कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते जो बैंक्स हैं उन्होंने जो कर्जदार है उनका मोरेटोरियम पीरियड जो है 3 से 6 महीने का जो है उनको दिया है, लेकिन इसके ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो भी अभी भी वसूला जो है हो जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक जनहित याचिका जो है दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि बैंकों को ये चार्ज जो है वसूलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजर्व बैंक को जो है एक नोटिस जो है वो जारी किया था। रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपना रिप्लाई जो है वो फाइल किया। अपने रिप्लाई में सुप्रीम जो रिजर्व बैंक है उसने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि जो ग्राहक है उनसे चार्ज जो है ना वसूला जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं से बैंकों की सेहत के ऊपर असर जो है पड़ेगा। करीबन 2 लाख करोड़ रुपए का ये ब्याज है। अगर ये ब्याज नहीं वसूला जाता तो बैंकों की फाइनेंशियल हालत जो है वो काफी खराब हो जाएगी। तो इसके चलते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर कोई कार्रवाई जो ना करे। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई जो हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी फटकार जो है वो लगाई। कड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ब्याज है वो लोगों की सेहत से ज्यादा जरूरी जो है वो नहीं है, तो इसके ऊपर सरकार को किसी तरह से विचार जो है वो करना चाहिए। खासतौर पे कि 2 चीजें, क्या एक ब्याज जो है वो नहीं वसूला जाना चाहिए मोरेटोरियम पीरियड के दौरान, और दूसरा ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो नहीं लगना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने वित्त मंत्रालय से जवाब जो है वो मांगा है। वित्त मंत्रालय से कहा है कि आप जो है 12 जून से पहले आप रिप्लाई जो है वो कर दीजिए। तो वित्त मंत्रालय 12 जून से पहले अपना रिप्लाई जो है वो दे देगा। उसकी रिप्लाई आने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आगे की कार्रवाई के ऊपर फैसला लेगा कि क्या इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए, ब्याज माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो एक बार सेंटर की तरफ से जो है जवाब आ जाए तो उसके बाद से इसके ऊपर किस फाइनल फैसला जो है वो लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार इसको और साफ कर दे कि सरकार ने कोरोना काल में लोन पे मोरेटोरियम लगाया 2 किस्तों में 3-3 महीने का, तो करीब 6 महीने का मोरेटोरियम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे तो 6 महीने तक EMI नहीं भर सकते हैं और आपके ऊपर कोई इस तरह की प्रोसीडिंग बैंक नहीं चला सकेगा कि आप डिफॉल्टर हैं। लेकिन उस अवधि का ब्याज तो लगेगा ही। उस अवधि में जो ब्याज आप नहीं भर रहे हैं उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है सरकार से कि क्या ब्याज पर ब्याज और जो ब्याज है, मौलिक जो ब्याज है, उस पर क्या उसको हटाया जा सकता है। तो गेम अब सरकार के पाले में है, वित्त मंत्रालय में इस पर विचार विमर्श चल रहा है। एक बार चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास और उनसे समझते हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि अब सरकार के खाने में क्या चल रहा है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या होने वाला है? वाकई फाइनेंस मिनिस्ट्री हरकत में आ गई है और वित्त मंत्रालय ने अभी तक औपचारिक तौर पे कोई बयान नहीं दिया है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है उसकी पहले समीक्षा की जाएगी, फिर वित्त मंत्रालय अपना एक ठोस पक्ष रखने की तैयारी करेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जो वित्त मंत्रालय के सूत्र ने एक बात बताई वो काफी महत्वपूर्ण है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाने से पहले ही सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया था कि मोरेटोरियम के दौरान जो ब्याज होता है उस ब्याज पर ब्याज ना वसूला जाए। लेकिन वहां पे 3 बातें निकलकर सामने आई। पहली बात कि अगर हम सभी ब्याज पर ब्याज में छूट दे देते हैं तो फिर इससे काफी ज्यादा असर पड़ेगा बैंकों की सेहत पर। अगर सरकार अपने खजाने से भरपाई करती है तो वो भी भरपाई कर पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है, दूसरे मदों पर खर्च करना है। दूसरा विचार यह निकल कर आया कि ठीक है, हम सभी पे ना करें, कुछ चुनिंदा सेगमेंट पे कर दें जो वाकई में जरूरतमंद है। मिसाल के तौर पर छोटे लोन वाले जो MSME छोटे मोटे कारोबारी हैं उन पे, ऑटो लोन पे या
फिर छोटे होम लोन पर कर दें। फिर वहां पे दूसरा पक्ष ये निकल कर आया कि अगर हम इन चुनिंदा सेगमेंट में करेंगे तो फिर दूसरा सेगमेंट जिसको नहीं मिलेगा वो इसको लेकर मांग करेगा, और फिर दूसरे सेगमेंट की मांग को दरकिनार करने का कोई हमारे पास ठोस आधार नहीं होगा। लिहाजा हम दुधारी तलवार पर खड़े हैं, इसलिए इस प्रस्ताव को टाल दिया गया था, उस पर सहमति नहीं बनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद हो सकता है उस पुराने प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाए, लेकिन अभी तक विचार शुरू नहीं हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की भी चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई अंतिम राय बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका और असीम आपका भी पूरा मामला समझाने के लिए। तो दरअसल ब्याज पर ब्याज जो लग रहा है वो एक बड़ी चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में खटकी है, और जो राहत पैकेज सरकार ने बताया है उसमें भी इसको जोड़ा गया है। बहरहाल बैंकिंग सेक्टर के एक दिग्गज और इस वक्त सीआईआई के प्रेसिडेंट उदय कोटक का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप उसको भी देखिए। Please keep in mind that banks are intermediaries between depositors' monies and borrowers. So if we have a situation that borrowers get moratorium, banks have an obligation to serve depositors both on principal plus interest. Therefore, we cannot have a one-sided contract where we allow moratoriums on interest to the borrowing side, and of course, banks have a fundamental obligation to pay principal and interest to the depositors. Therefore, it cannot be an unequal game. People who are asking for moratorium on interest, please keep in mind that you also happen to be depositors somewhere. और इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमीश देवगन। सीधे चलते हैं। उसे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे करके उसका प्रयास करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, और वो हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं, निभाएंगे। पिछले साल में ये आपको सबसे बड़ी मुश्किल लगती है जो हमने इस तरह के आंदोलन देखे और उसके बाद हमने दिल्ली में हिंसा देखी, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था तब तक ये शाहीन बाग भी खत्म नहीं हुआ था। आपको लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती भी थी पिछले एक साल में? देखिए, चुनौती नहीं, ये हमारे सामने ये घटनाएं घटी हैं जी। इन घटनाओं को जैसे भारत सरकार को देखना चाहिए उस तरीके से हमने देखा है, और उसी तरीके से इसका निवारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी गहराई को हमने समझा है, और इसकी जो उसको हम कहते हैं बारीकियों को भी समझा है। उन बारीकियों को ध्यान में रख करके हम अपने कैडर्स को रीइंफोर्स करेंगे। बोला कि कुछ लोगों के लिए राष्ट्रहित जो है वो पीछे होता है, दलित ऊपर होता है। आम आदमी पार्टी के एक कॉर्पोरेटर ताहिर हुसैन के खिलाफ जो चार्जशीट हुई है अभी दिल्ली पुलिस ने करी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने करी है, उसमें उसको मास्टरमाइंड बताया गया है। और मैं खुद ताहिर हुसैन के घर पे गया था, जहां पे पेट्रोल बम से लेकर पता नहीं क्या क्या था। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट उस पर करी थी, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही उस पर खुलासा करा था। क्या जी 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 अब कई बार क्या होता है, जो हम बोल रहे होते हैं उस समय उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई कारण नहीं होता, लेकिन जब समय का पर्दा हटता है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, वो सब्सटैंशिएटेड हो जाता है। सारे दिल्ली चुनाव में मैं कहता रहा और हमारी पार्टी कहती रही कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ये समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब इन्वेस्टिगेशंस के तार नीचे तक जा रहे हैं और अंकित शर्मा को टच कर रहे हैं, जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के तार जिनका आपने नाम लिया उससे जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप पार्टी के क्रेडेंशियल्स क्या है। आप पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, और यही मैं उस समय कहता था। तो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो दिल्ली के लोग भी उस समय जनवरी में नहीं समझ पाए, लेकिन अप्रैल महीने तक आते आते और मई महीने तक आते आते तो समझ गए। भी बतौर जर्नलिस्ट मेरे लिए भी देश पहले और बाकी सब चीजें बाद में है। अब जब मैं ताहिर हुसैन के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनके पास करोड़ों रुपए का मामला है, और वो करोड़ों रुपए कैसे आए, इंटरनेशनल तार तो नहीं है इस मुद्दे के, क्योंकि हर्ष मंदार जिस तरह के बयान दे रहे थे फिर वो विदेश भाग गए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ हिंट करता है जगत प्रकाश नड्डा जी। और क्योंकि अब जब अनलॉक हो रहा है देश, शाहीन बाग में दोबारा आंदोलन शुरू करने की बात हो रही है, तो चिंता की लकीर इसलिए खिंचती है कि ये वर्ग नहीं रुक रहा, ये लोग नहीं रुक रहे। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि लोग नहीं,
कुछ लोग हैं जिनका उद्देश्य जो मैंने आपको बताया वो है, लेकिन भारत सरकार इन सब चीज़ों के बारे में सजग है। गृह मंत्रालय इन सब चीज़ों के बारे में सजग है। आपका 2 दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री अरविंद शाह जी से आपकी वार्तालाप हुई है, तो आपने देखा होगा उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, यह देश मजबूती की ओर जाएगा, अखंड भारत की दृष्टि से। जो हम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 8:57 पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात कोरोना की। कोरोना को लेकर देश में स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में 9,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2.25 लाख के पार पहुंच गई है। 6,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा तबलीगी जमातियों पर भी आज गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की है। ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, इस वक्त की बड़ी खबरें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगी जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। तबलीगी जमात में हिस्सा लिए विदेशी नागरिकों पर गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की है। हमें ये जानकारी मिली है कि करीब 2,500 तबलीगी जमात के सदस्य जो इस पूरे मरकज कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, यानी कि अब 10 साल तक वो देश में वापस नहीं आ पाएंगे। जो ये कार्रवाई की गई है, ये वीजा नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है। तो ये बड़ा कदम, बड़ा स्टेप सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में जब शुरुआत की बात करें तो मरकज की वजह से 7 से 8 हजार मामले एकदम से कोरोना के बढ़े थे। और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो कई सारी ऐसी खामियां पाई गई जिसमें जो विदेशी नागरिक है वो वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में आए थे और कई तो काफी लंबे समय से रह रहे थे। तो इस एवज में एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो हर रोज कोरोना नंबर के लिहाज से रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 9300 से ज्यादा नए मामले देश भर में सामने आए हैं सिर्फ एक दिन में। अगर कुल पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 2.25 लाख के पार जा चुका है। 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हुई है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और मृत्यु दर और जो रिकवरी रेट है इसमें इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूंगी। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और अब हमने देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में भी कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नए सिरे से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है अगर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बुखार या फिर कोरोना जैसे लक्षण होते हैं तो वो दफ्तर नहीं आएगा। कैंटीन में लंच बैठकर एक साथ नहीं कर सकते। कॉरिडोर में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बेवजह घूमने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना अब हर एक मंत्रालय में बेहद जरूरी होगा। इसका मतलब ये कि अभी भी कई मंत्रालयों में अधिकारी फिजिकली मीटिंग में शामिल हो रहे थे, अब उस तरह की जो मीटिंग है उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपाली। और सबसे अहम बात आपने जो बताई कि जो आज जो चीज़ें सरकार कह रही है, जो डायरेक्शंस लागू करने की बात की जा रही है मंत्रालय में, क्या ये पहले से लागू नहीं था? मास्क अब वहाँ कंपलसरी किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग अब की बात की जा रही है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। खबरों में आगे बढ़ते, दिल्ली एनसीआर में लोगों की आवाजाही को सरल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो दिल्ली, यूपी, हरियाणा सरकार को एक साथ बुलाए और बात करके इस बारे में कोई रास्ता निकाले। जस्टिस संजय कौल और एमआर शाह की पीठ ने इन तीनों राज्यों के लिए एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल की वकालत की है। डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, अब बताइए सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन है? दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग हैं जिनको कि इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बॉर्डर सील, कभी दिल्ली का बॉर्डर सील हो जाता है, कभी हरियाणा का बॉर्डर सील हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है वो सील होता है। तो इस एरिया में जितने भी लाखों लोग हैं जिनको एक दूसरे राज्य में ट्रेवल करना है, उनको काफी परेशानी का सामना जो है वो करना, हर जगह अलग अलग पास जो है वो दिखाने पड़ते हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि तीनों केस
कहा है कि आप तीनों राज्यों के साथ मिलकर बैठक करें और एक नीति एक हफ्ते के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो तैयार करें, जिससे कि आदमी जो भी व्यक्ति जो है उसको ट्रेवल करना है उसको तीनों राज्यों का पास जो है मिल जाए। तो एक कॉमन पास बनाने की बात जो है तो सेंटर जो है जल्दी तीनों राज्यों के साथ जो है बैठक जो है बुलाएगा और बैठक बुलाने के बाद तय करेगा कि किस तरह से ये बॉर्डर का दिक्कत जो है वो लोगों के साथ दूर जो है की जा सकती है। 7 रुपए की बॉर्डर के ऊपर अभी बहुत लंबा जाम जो लग रहा है, 2-2 घंटे तक लोग जाम में जो है फंस रहे हैं बॉर्डर में, तो उस जाम को दूर करने का कोशिश कर रही है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर जो सेंटर के इसको तीनों के साथ मिलकर के एक नीति जो है बनाई जाए ताकि लोगों को इस परेशानी का सामना। शुक्रिया असीम। और अभी यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक तरफ कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत को खोलने की तैयारी हो रही है। शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की बात है 8 तारीख से। तो इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपको ज़रूर बताएंगे कि मॉल्स में किस तरह की तैयारी हो रही है एक छोटे से ब्रेक के बाद। है अनलॉक फेज 1 चल रहा है और 8 जून से शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन मॉल्स में किस तरह की तैयारी होगी और वहां आप जाएंगे तो आपको किस तरीके की सावधानियां बरतनी पड़ेगी, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से सूने पड़े शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर से चमकने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे कोरोना के बचाव के साथ साथ खरीदारी को भी सुरक्षित बनाया जाए, इसके लिए बाकायदा एक SOP तैयार की गई है, जिसके तहत हर कस्टमर और दुकानदार के लिए आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। मॉल्स में एंट्री पर मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग को भी अनिवार्य किया गया है। एस्केलेटर पर एक वक्त में 3 से अधिक लोग नहीं होंगे और 2 लोगों के बीच 3 सीढ़ियों का अंतर होगा। मेकअप से जुड़े प्रोडक्ट्स, जूते और परफ्यूम जैसी चीजों के ट्रायल पर पूरी तरह पाबंदी होगी। शोरूम के अंदर ग्राहकों की संख्या एक टाइम पर 5 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा मॉल प्रशासन वॉशरूम, फूड कोर्ट जैसी जगहों की साफ सफाई पर खास ध्यान दे रहा है। मॉल मालिकों का कहना है कि पहले दिन से ही कस्टमर को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मॉल्स में खरीदारी करना पूरी तरह सेफ है। और डायरेक्शंस आते हैं उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने और भी के काफ़ी मॉल के अंदर हमारे पास काफ़ी पोस्टर्स बनाए जाएंगे जो लगे रहेंगे, आप इंटर करेंगे आपको बताया जाएगा कि आप ये सब यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस, जिससे कि उनको पता चले कि हम क्या मॉल में क्या रूल्स रेगुलेशंस है, जिससे कि उनको अवगत होना बहुत जरूरी है। शॉपिंग मॉल्स खोले जाने के फैसले पर रिटेल इंडस्ट्री ने संतोष दिखाया है। हालांकि जानकारों के मुताबिक अभी हालात सुधरने में लंबा वक्त लगेगा। केंद्र सरकार ने तो शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन तमाम राज्य सरकारें कोरोना की जमीनी हकीकत को भांपते हुए ये फैसला ले रही हैं कि फिलहाल शॉपिंग मॉल्स को खोला जाए या नहीं, क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है और चुनौती अभी भी बड़ी है। ऐसा ना हो ज्यादा रियायतों के चक्कर में राज्य सरकारें ज्यादा संक्रमण मोल ले लें। दीपाली नंदा, दिल्ली। ट्रेन में एक बच्ची के लिए दूध लेकर स्टेशन पर दौड़ते RPF जवान का वीडियो वायरल हुआ, तो अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जवान को पुरस्कार देने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा है कि रेल परिवार ने शानदार काम किया है। रेल मंत्री ने लिखा है कि RPF कांस्टेबल इंदर सिंह यादव ने काबिले तारीफ काम किया है। तस्वीरें भोपाल स्टेशन की है। ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी थी और जवान एक हाथ में दूध का पैकेट लेकर दौड़ा। तेजी से दौड़कर उसने बच्चे के परिवार को दूध का पैकेट थमा दिया। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। मई में लॉकडाउन में ढील मिलने से ई-वे बिल जनरेशन में अप्रैल के मुकाबले 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नील GST रिटर्न वाले कारोबारियों को जल्द राहत मिलने वाली है। डिटेल के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, पूरी खबर बताइए, किस तरीके की राहत मिलने वाली है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ई-वे बिल जनरेशन की, तो ई-वे बिल एक ऐसा मीडियम है जिससे पता चलता है कि देश में कितना कारोबार हो रहा है, कितना ट्रकों का, कार्गो का मूवमेंट हो रहा है। और इस लिहाज से देखें तो जो आंकड़े आए हैं बहुत ही अच्छे हैं, काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस महीने अगर देखें तो इस मई महीने के आखिर में जो औसत एक आया है ई-वे बिल जनरेशन का आंकड़ा, वो 11.5 लाख के आसपास है।
जबकि पिछले महीने जो अप्रैल में देखें तो ये आंकड़ा करीब 2.5 से 3 लाख था, यानी कि उसमें लगभग अगर देखें तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि प्री लॉकडाउन से पहले की बात करें तो लॉकडाउन से पहले ये आंकड़ा जो होता था औसतन हर रोज का 19 लाख के आसपास होता था, तो ये 11 लाख तक पहुंच गया है। 19 लाख पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो अनुमान है कि जून महीने में जो कारोबार है वो सामान्य हो जाएगा। अगर रही बात दूसरी जो कि एसएमएस के जरिए नील जीएसटी रिटर्न की बात है, तो ये भी वैसे कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर है जिनका कोई कारोबार इस वक्त नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हें नियम के मुताबिक मजबूरी में उन्हें पोर्टल पर जाकर जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर जीएसटी लेट फाइन लग जाता है। अब ये सुविधा जल्द ही सरकार लॉन्च कर रही है। मेरी जानकारी मिली है कि इसमें इसी हफ्ते इसको लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद अब सिर्फ एसएमएस के जरिए एक नंबर होगा 5 डिजिट का, उस पे अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, नील लिखिए और उसको भेज दीजिए। उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी रिटर्न होगा वो दाखिल हो जाएगा। उसके बाद उधर से ओटीपी आएगा, उसको कंफर्म करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा होगा इस लिहाज से, जो कि कारोबार जिनका नहीं हो रहा है, जीएसटी जिनकी कोई देनदारी नहीं है, लेकिन नियम की वजह से उन्हें लगातार रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नई फाइल करने पर उन्हें लेट फीस का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। और आम आदमी, मिडिल क्लास और सामान्य कहानियों को फिल्मी पर्दे पर बेहतरीन तरीके से उकेरने वाले दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक बासु चैटर्जी आज 93 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते सांता क्रूज के अपने आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। बासु चैटर्जी ने अपनी फिल्म छोटी सी बात और रजनीगंधा, चमेली की शादी जैसी कई फिल्मों के जरिए अमिट छाप छोड़ी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिग बी अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी और इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने बासुदा के गुजरने पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।